आपकी बीवी ने हेल्प के लिए आपको मैसेज किया और आप यहाँ पागलों की तरह घूम रहे हैं। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? ये कहते हुए ध्रुव का खून खौल रहा था। केतन की बातें बहुत अजीब थी। उसकी बातें सुनकर ध्रुव को इरिटेशन होने लगी। उसने जैसे तैसे खुद को कंट्रोल करते हुए केतन की तरफ देखा और पूछा, आपने ये बात पुलिस को क्यों नहीं बताई? मैसेज से तो लग रहा है कि आपकी पत्नी अभी भी जिंदा है। केतन ने डरते हुए इधर उधर नजर घुमाई और ध्रुव की आवाज नीचे रखने का इशारा किया। फिर वो फुसफुसाते हुए बोला, आपको यकीन नहीं होगा, पर सच तो यह है कि जब से मेरी पत्नी गायब हुई है, ये टेक्स्ट मुझे आधी रात के बाद हर रोज मिलता है। आप ही बताइए, आधी रात के बाद कहां जाऊं? मैं सुबह जब उठता हूं तो ये मैसेज गायब हो जाता है। तो पुलिस को क्या दिखाऊं? वो अपनी लाल आंखों की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये मैसेज डिलीट ना हो जाए इसलिए मैं कल रात 2 बजे के बाद सोया नहीं हूं, क्योंकि अगर मैं सो गया तो ये मैसेज खुद ब खुद गायब हो जाएगा। ये सुनकर ध्रुव उसकी तरफ बिना पलक झपकाए अपनी आंखें फाड़े देख रहा था। वो एकदम स्पीचलेस हो गया था। केतन ने ध्रुव की तरफ अविश्वास के साथ देखा और बोला, मैं जानता हूं आपको विश्वास नहीं हो रहा है। वो आगे कुछ बोल पाता तभी ध्रुव के मुंह से निकला, यार आपको सोते ही मैसेज गायब हो जाता है, इस पर कौन नॉर्मल इंसान विश्वास कर सकता है? केतन दीवार के सहारे खड़ा हो गया और फोन अपनी जेब में रखकर बोला, तभी तो मैं उम्मीद भी नहीं करता कि मेरी बात कोई समझेगा। अचानक से मेरे घर में अजीब माहौल बन जाता है। उसका सामान इधर उधर अपने आप चला जाता है, जैसे वो मुझे बार बार याद दिलाती है कि मेरी मदद करो, मुझे बचा लो। वो अचानक इस बिल्डिंग में गायब हो गई और मेरी जिंदगी ही बदल गई। ये बिल्डिंग भूतिया है, भूतिया, और आप भी जितना जल्दी हो सके यहां से निकल जाइए। ये कहते हुए केतन की आंखों में दर्द था, जैसे कि उसके दिल पर कोई भारी बोझ रखा हो। ध्रुव ने केतन की बातों को ध्यान से सुना, पर उन पर पूरी तरह विश्वास नहीं किया। उसे लग रहा था जैसे कुछ तो है जो वो छुपा रहा है। केतन ने अपनी तरफ से ध्रुव को यकीन दिलाने की पूरी कोशिश की। उसे अपने हाथ में लिए कागजों को सही किया और वहां से चुपचाप चला गया। उसके जाने के बाद ध्रुव ने सोचा, यार मैं तो यहाँ हत्यारे के बारे में इंफॉर्मेशन के लिए लोगों को ढूंढ रहा हूँ और यहाँ लोग मुझे और उलझा रहे हैं। कहीं ये सच में पागल या सनकी तो नहीं है? ये सोचते हुए ध्रुव ने उसके फेशियल एक्सप्रेशंस को याद किया और मन ही मन बोला, उसकी आंखें वाकई में थकी हुई लग रही थी और वो दुखी भी लग रहा था। इसका मतलब वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। ये सोचकर ध्रुव वापस जाने लगा। तभी एक आवाज सुनकर उसके पांव ठिठक गए। उसने जो कहा उस पर विश्वास मत करना। ये सुनते ही ध्रुव ने पीछे मुड़कर देखा। एक लंबा पतला आदमी एक कमरे से बाहर निकला। ऐसा लगा जैसे वो उसकी और केतन की बातें सुन रहा था। उसकी दाढ़ी और सर के बाल आपस में उलझे हुए थे। उसके हाथ पर एक टैटू बना हुआ था और उसके कपड़े काफी गंदे थे, जैसे कि वो कई दिनों से नहाया न हो। लेकिन उसका बात करने का तरीका यहाँ मौजूद बाकी लोगों की तुलना में काफी बेहतर था। ध्रुव ने उसे देखते ही पूछा, आप कौन हैं? रोहन नाम के उस लंबे पतले आदमी ने ध्रुव के सवाल का जवाब नहीं दिया और बोला, उस आदमी को हम लोगों से प्रॉब्लम है, इसलिए वो मन गढ़ंत कहानी सुनाता है। उसने आपसे कहा होगा कि उसकी पत्नी यहाँ गायब हुई है। ध्रुव ने आश्चर्य से जवाब दिया, हाँ। तब रोहन ने कहा, और ये भी कहा होगा कि पुलिस यहाँ आई थी। ध्रुव ने जवाब दिया, हाँ, पर आपको ये कैसे पता? रोहन मुस्कुराया और बोला, वो सबसे यही कहता है। मैं यहाँ पिछले 9 महीने से रह रहा हूँ, पर मैंने यहाँ कभी पुलिस को आते नहीं देखा। वो पागल है। उसने भूत प्रेतों के बारे में जो कुछ कहा वो झूठ है। भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता, बस कोई भूत होने का नाटक कर सकता है। ये सारी बातें ध्रुव के लिए एक और झटका था। इन बातों को सुनकर वो चुपचाप उस आदमी की तरफ देख रहा था। तभी रोहन ने अपनी पैंट की जेब से सिगरेट निकालकर जलाई और ध्रुव से बोला, आप अपने कमरे में जाइए, या अंधेरे में इस तरह घूमना ठीक नहीं है। ध्रुव ने रोहन की तरफ अविश्वास से देखा और थैंक्स कहकर वहां से निकल गया। ध्रुव वापस 2nd फ्लोर की सीढ़ियां चढ़ते हुए मन ही मन सोच रहा था, इन दोनों में से एक तो झूठ बोल रहा है, लेकिन वो कौन है? कौन हो सकता है वो? ध्रुव अपनी सोच में इतना गुम था कि उसे पता ही नहीं चला वो कितनी सीढ़ियां चढ़ चुका है। जैसे ही वो अपनी सोच से बाहर आया, उसने देखा
वो तीसरी मंजिल पर पहुंच चुका है। ध्रुव ने जैसे ही वहां का नजारा देखा, वो हैरान होते हुए बोला, ये मैं कहां आ गया? ये सोचते ही उसे नीचे झांक कर देखा। उसका कमरा नीचे वाली मंजिल पर था। उसने खुद से ही कहा, अच्छा तो ये तीसरी मंजिल है, अब समझा। मैंने जब मकान मालिक से तीसरी मंजिल पर कमरा देने की बात की थी तो वो क्यों गुस्सा हो गया था। यहाँ की दीवारें बुरी तरह से जली हुई थी, जगह जगह मलबा पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ आग लग गई थी। ध्रुव ये देखकर फिर से सोच में पड़ गया। अगर इस बिल्डिंग में सच में आग लगी थी और इसे बाद में सही किया गया तो इस मंजिल को क्यों छोड़ दिया गया? इसकी रिपेयरिंग क्यों नहीं हुई? वो ये पहेली सुलझाने के बारे में सोच ही रहा था कि तभी अचानक बाहर जल रही इकलौती लाइट भी बंद हो गई और अब पूरी बिल्डिंग में घना अंधेरा हो गया। ध्रुव बचपन से अंधेरे का आदी था, इसलिए वो डरा नहीं। अपनी जेब से मोबाइल निकालकर टॉर्च जलाई। तभी उसने महसूस किया जैसे कि उसके सामने से एक परछाई दूसरी तरफ भाग गई। ध्रुव ने पूछा, कौन है वहां? लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। ध्रुव ने सोचा, ये जरूर मकान मालिक होगा, अब वो मुझ पर फिर से चलाएगा। लेकिन तभी ध्रुव को नीचे से किसी के कदमों की आहट आती हुई महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सीढ़ियों से चलकर ऊपर की तरफ आ रहा है। ध्रुव ने अपने फोन की टॉर्च बंद की और चुपके से सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। जैसे ही वो दूसरी मंजिल पर पहुंचा, उसने देखा एक छोटे कद का मोटा सा आदमी हाथ में बड़ा सा बर्तन उठाए हुए गुनगुनाते हुए एक कमरे से बाहर निकला। शायद ये उसका कमरा था। जैसे ही उसने ध्रुव को देखा, वो छट से अपने कमरे में घुस गया। ये देखकर ध्रुव को अजीब लगा और वो सोचने लगा, इस बिल्डिंग में कोई भी नॉर्मल नहीं है, हर कोई हत्यारा लग रहा है। सोचते हुए ध्रुव अपने कमरे में गया और सीलन की गंध वाले बिस्तर पर लेट गया। वो मन ही मन सोचने लगा, टास्क में कहा गया था कि मुझे हत्यारे को ढूंढना है, पर यह नहीं कहा गया था कि कितने हत्यारे होंगे। अगर केतन सच बोल रहा है तो ये एक पारिवारिक हत्या का मामला है। इसका मतलब इसमें एक गिरोह भी शामिल हो सकता है। मुझे फिर से इस मामले पर ध्यान से सोचना होगा। ध्रुव उठा और वहां रखी एक प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठ गया। उसे याद आया, अभी केतन ने कहा था कि इस होम स्टे का नाम पहले हिम दर्शन होम स्टे था, तो मुझे नेट पर उस केस के बारे में सर्च करना चाहिए। ये थॉट आते ही ध्रुव ने हिम दर्शन होम स्टे टाइप किया। उसने जैसे ही सर्च आइकन पर क्लिक किया, वो वहां लिखे शब्दों को पढ़कर दंग रह गया। लिखा था, 4 लोगों की बेरहमी से हत्या, हत्यारा फरार। नीचे लिखा था, क्या ये सिर्फ एक दुर्घटना थी या हत्या? छानबीन के दौरान पुलिस को ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे ये एक दुर्घटना लगे, लेकिन परिवार के सभी सदस्यों की मौत एक साथ होना भी कोई हादसा नहीं है। ये पढ़कर ध्रुव के मुंह से निकला, ओ गॉड, ये मामला तो उलझता ही जा रहा है। इसका मतलब वो सनकी केतन सच बोल रहा था। आगे लिखा था, हिमदर्शन होम स्टे का मालिक 41 वर्षीय मनीष, जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था। उसने बिजनेस के पर्पस से एक 3 मंजिला होम स्टे बनवाया था। इस बिल्डिंग में उस समय मनीष अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। 2 और लोग भी तीसरी मंजिल पर रहते थे, बल्कि 2 मंजिल होम स्टे के लिए थी। पर एक दिन अचानक वहां भयानक आग लग गई। आसपास के गांव वालों ने आग को किसी तरह बुझाया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंची पर कुछ नहीं मिला। ये सब पढ़ते हुए ध्रुव की आंखें खुली की खुली रह गईं। तभी उसे एहसास हुआ जैसे उसकी गर्दन पर किसी ने हल्के से हाथ रखा। ध्रुव ने चौंक कर पीछे देखा, पर वहां कोई नहीं था। लेकिन ध्रुव जानता था कि वो हल्का सा स्पर्श किसी लड़की के कोमल हाथ का था। वो खुद से बोला, क्या यहाँ किसी लड़की का भूत हो सकता है? ये सोचकर उसने अपने सर पर मारा और कहा, क्या यार ध्रुव, एक तरफ तूने उस भूतिया घर में हत्यारे को पकड़ने का बीड़ा उठा रखा है और दूसरी तरफ तू किसी भूतनी से डर रहा है। उसने फिर से खबर पढ़ना शुरू किया। आगे लिखा था, छानबीन के दौरान पता चला कि आग जानबूझकर लगाई गई थी। मलबे से 4 लोगों की लाशें बरामद की गईं, जो एक ही परिवार की थी। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने बताया कि वो सब आग लगने से पहले ही मर चुके थे
और पांचवा व्यक्ति गायब था। इसके बाद 1 साल के लिए इस बिल्डिंग को सील कर दिया गया। बाद में इस बिल्डिंग को मनीष के पिता को सौंप दिया गया। ये सब पढ़ने के बाद ध्रुव सोचने लगा, तो ये आदमी कौन है जिसे मैं होम स्टे का मालिक समझ रहा हूं? ये मनीष का बाप तो नहीं हो सकता? खबर के मुताबिक इस बिल्डिंग का मालिक उस समय 41 साल का था। इस हिसाब से उसके पिता की एज 65 साल तो रही होगी। अगर उसके पिता की उम्र उस समय 65 रही होगी तो इस समय 70 होगी, पर यह आदमी अभी 45 के आसपास लगता है। इसका मतलब ये इस बिल्डिंग का मालिक नहीं है, पर जो बूढ़ा आदमी है वो इस बिल्डिंग का मालिक हो सकता है। क्या पता इस आदमी ने उसे कैद करके रखा हो। फिर ध्रुव ने खुद से कहा, यह मामला तो और भी उलझता जा रहा है, जिसे मुझे सुलझाना होगा। ध्रुव ने कुछ देर पहले तरुण के कमरे से आने वाली आवाजों के बारे में सोचा और बोला, मैं जब इस कमरे में आया था तो उस बूढ़े के कमरे से कटोरा फेंकने की आवाज आई थी। तभी वो आदमी चिल्लाया था और उसने बूढ़े आदमी को गालियां भी दी थी। उसने कुछ गालियां दूसरी भाषा में दी थी। फिर अचानक टीवी की आवाज बंद हो गई। इसका मतलब वो आदमी यहाँ का नहीं है, वो कहीं बाहर से आया, क्योंकि आदमी गुस्से में अक्सर अपनी मातृभाषा में बात करने लगता है। और उसने टीवी की आवाज बढ़ा दी थी क्योंकि वो नहीं चाहता था मुझ तक उनकी बातें पहुंचे। पर वो मुझसे छुपाना क्यों चाहता था? इसका तो यही मतलब है कि असली मालिक बूढ़ा आदमी है और उस आदमी ने उसे कैदी बना कर रखा होगा। ये सब अपने दिमाग में क्लियर करने के बाद ध्रुव ने कहा, लेकिन ये बूढ़ा आदमी किसी बाहरी आदमी को तो अपनी संपत्ति नहीं सौंपेगा। इसका मतलब ये आदमी ही पांचवा व्यक्ति है और असली कातिल भी। ये विचार आते ही ध्रुव ने सोचा, तो मैंने एक कातिल से कमरा किराए पर ले लिया है। ये ख्याल आते ही एक पल के लिए ध्रुव सिहर गया। फिर उसने अपने माथे पर हाथ फेरा और खुद से ही पूछने लगा, अब आगे मुझे क्या करना चाहिए? फिर उसने अपने हथौड़े की तरफ देखा और सोचने लगा, क्या मैं इस हथौड़े से उसे मार डालूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। पर यह तो तय है कि मैं खतरे में हूं और मुझे जल्द ही कुछ ना कुछ सोचना होगा और यहां से भागना होगा। लेकिन क्या केवल इंटरनेट पर लिखी बातों से अनुमान लगाना सही है? मुझे लगता है इस मामले को सुलझाने के लिए मुझे अलग तरीके से सोचना होगा। ध्रुव सोच ही रहा था कि वो उठकर बैठ गया और सोचने लगा। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया, पर इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने में कौन मेरी हेल्प कर सकता है? जैसे ही ध्रुव ने ये सोचा, उसके दिमाग में पारस का नाम आया। वो जोशीला और यंग था। तुरंत ही ध्रुव ने सोशल मीडिया पर पारस की आईडी ढूंढी, उसे मैसेज किया और उससे उसका फोन नंबर मांगा। अगले ही पल पारस का जवाब आया। फिर ध्रुव ने पारस को कॉल किया और उसे सारी बातें बताई। पारस उसकी बातें सुनकर पहले तो शॉक्ड रह गया और फिर बोला, ये आप कहां फंस गए हो? अब मैं एक काम करता हूं, पुलिस को कॉल कर देता हूं। ध्रुव ने फुसफुसाते हुए कहा, नहीं, अभी जरूरत नहीं है। पारस ने कहा, ठीक है, पर आप एक काम करो, अपनी लोकेशन ऑन रखिएगा। अगर कोई खतरा हुआ तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। ध्रुव के पास अभी कुछ और सोचने का समय नहीं था, इसलिए उसने कहा, मैं अपनी लोकेशन तुम्हें भेज रहा हूं, पर अभी पुलिस को कॉल मत करना। ध्रुव को डर था कि अगर पुलिस आई तो उसका टास्क कंप्लीट नहीं हो पाएगा। उसकी ये बात सुनते ही पारस ने मजाक करते हुए कहा, मतलब कि आप खतरों के खिलाड़ी हैं? कल रात भूतिया वीडियो बना दिया और आज हथियारों के बीच रात बिता रहे हो। मान गए आपको। ध्रुव का मन अभी बहुत बेचैन था। उसने उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कहा, अभी इन बातों का समय नहीं है, जल्दी से मेरे लिए लाइव टेलीकास्ट का इंतजाम करो। ये सुनते ही पारस एक बार फिर शॉक्ड था। उसके मुंह से निकला, व्हाट लाइव टेलीकास्ट? पर किस लिए?